नमस्ते एंड वेलकम बैक। दिवाली की सफाई में बहुत सारे ऐसे कार्डबोर्ड घर से निकले ही होंगे और यही टाइम होता है जिस समय हम अपने घर के कचरे को या तो निकाल दें या कोई यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट कर दें। लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था इन कार्डबोर्ड से कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज़र बनाने के जिनके मैं ये भी बताऊंगी कि आप इनको कहाँ यूज़ कर सकते हो। कार्डबोर्ड किसी भी साइज़ का कैसा भी हो सकता है। देखिए, घर में अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पेस होता है, तो अलग अलग साइज़ के ऑर्गेनाइज़र चाहिए। हर बार मेज़रमेंट करके आप मार्केट से ऑर्गेनाइज़र लेके आओ या फिर लाए हुए ऑर्गेनाइज़र को हर जगह फिट करो, नॉट पॉसिबल है और वो जगह भी बहुत सारी घेरते हैं। तो इसीलिए मैं घर के बने ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। जितने भी कार्डबोर्ड सही कंडीशन में मिले थे, मतलब वो बेंट ना हो, फटे ना हो, क्योंकि उनको फिर ठीक करने में और ज़्यादा मेहनत लगती है और उतने ड्यूरेबल भी नहीं होते हैं। सबसे पहले ये एक गिफ्ट इसमें आया हुआ था। इसके ऊपर एक्स्ट्रा जो टेप है उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। नॉर्मल जो कार्डबोर्ड होते हैं उस पर आप वज़न सामान रखो तो वो जल्दी फटने लग जाते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी से सेलो टेप चिपका हुआ था तो इसलिए मैंने इसको फेंका नहीं, सिर्फ इसके अंदर का लुक मुझे सही करना है, उसका हम कुछ तो करेंगे। उसके पहले ऐसे जो भी आपके पास कार्डबोर्ड आते हैं जो थोड़े स्ट्रेंथ वाले हों, उनको आप संभाल के रखिएगा, कहीं ना कहीं आप यूज़ ज़रूर कर सकते हो। ये पहला ऑर्गेनाइज़र है जो मैंने कपड़े को स्टिच करके बनाया था। वॉशेबल है, मतलब इसका कवर निकाल के आप वॉश कर सकते हो, बट इसका जो बेस था उसमें मैंने कवर नहीं लगाया था। तो एज़ ऑफ नाउ मेरे पास ये जो लाइनर का कपड़ा बचा हुआ है, इसी को मैं इस पर यूज़ करने वाली हूँ। बहुत आसान तरीका है। इसको आप इस तरह से रख के पीछे तरफ से आप सेलो टेप स्टिक कर दीजिए। आप हॉट ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा हमेशा से मानना है जो चीज़ें आपको वॉश करनी है उनको आप परमानेंट ना बनाएं। इसलिए जब मैं क्लोथ के ऑर्गेनाइज़र भी बनाती हूँ तो उनको ऐसे बनाती हूँ कि आप ना वॉश कर सको उनका कवर निकाल के। सेलो टेप अगर आप लगाओगे तो डेफिनेटली आप निकाल के इसको क्लीन कर सकते हो, या फिर आप अगली बार दूसरे कलर का इस पर कवर चढ़ा सकते हो। एक बार मेज़रमेंट से कट किया है तो दूसरी बार मेहनत क्यों करें, है ना। ये लगभग मैचिंग का लग रहा था, इसलिए मैंने इसको यूज़ करने का सोचा। ना इसको अगर आप फिट कर दोगे तो जो ऊपर का कपड़ा है ना वो हिलता डुलता नहीं है, प्रॉपर फिक्स हो जाता है। अब देखिए ना, पहले जो सिंपल कार्डबोर्ड था उससे लुक ही चेंज हो गया। जो मेरा टीवी यूनिट है वहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन है, वहाँ पे भी मैं सेम ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ, उसमें भी सिंपल कार्डबोर्ड लगा है। तो जब भी हम फ़ोन लिफ्ट करने जाते हैं ना तो कार्डबोर्ड दिखता है, तो हमेशा मेरी आंखों में चुभता था कि ऐसा क्यों। आज मैंने उसका सोल्यूशन ढूंढ ही लिया। दिवाली की सफाई का मैंने बताया ना, मैं कभी भी बर्डन नहीं लेती। जो एरिया पे मैं काम कर रही हूँ उसी को पैरेलली क्लीन करते जाती हूँ। ऐसा करते करते ना प्रॉपर पूरा घर भी क्लीन हो जाता है और उतनी मुझे मेहनत या फिर स्ट्रेस नहीं लेना पड़ता। यहाँ पे बॉक्स मैं इसीलिए रखती हूँ कि फ़ोन को ना उठा के क्लीन करना आसान हो जाता है और उसके जो वायर यहाँ वहाँ फैले रहते हैं ना वो भी उसी के अंदर ही आ जाते हैं। नाउ अगर मेरी उस पर नज़र गई, कार्डबोर्ड नहीं दिखेगा, कुछ तो थोड़ा ब्राइट लगेगा, दैट इज़ द रीज़न। अब ये आइडिया मुझे ही पसंद आ गया तो आई थॉट कि जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है उसमें भी मैं कुछ कवर चढ़ा दूँ। अब वो लाइनर जो था उसका थोड़ा सा ही पीस था, तो अब मुझे कुछ और इस पर कवर चढ़ाना होगा। तो आई गॉट दिस गिफ्ट रैप पेपर, इसी को मैं ऊपर से इसमें कवर करने वाली हूँ। द मैथड इज़ सेम कि आप पीछे से फोल्ड कर दीजिए। जैसा मैंने बोला कि मैं पैरेलली क्लीनिंग करती जाती हूँ, तो यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, बट इसका जो क्लोथ था उसको मैंने वॉश करके सुखा के और फिर ये यूज़ किया है। अब इस तरह से ना अगर आप बेस में कार्डबोर्ड लगा देते हो तो चीज़ें रखने के बाद उठाने रखने में ना बाहर वाला लाइनर आपके हाथ में फंसता नहीं है, नीट का नीट दिखता है। इसको मैं अपने जो स्टडी टेबल है उस पर रखती हूँ तो चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं। नाउ आते हैं इस वाले बॉक्स पे। जैसा मैंने बताया इसके ऊपर का जो कवरिंग था वो ठीक नहीं था, तो यही रेड कलर का सेलो टेप मैं यूज़ कर रही हूँ इसको प्रॉपर लाइनिंग देने के लिए। ये वाला टेप मेरे घर पे ऐसे ही पड़ा था, शायद इसके बाद मैं फेंक भी देती क्योंकि रेड टेप का हम करेंगे ही क्या। बट जब आप उसको यूज़ करने के लिए प्रॉपर सोच लेते हो कि पैसे क्यों वेस्ट करने हैं तो आपको आइडिया भी आ जाता है। इस ऑर्गेनाइज़र को मैं अपने कबर्ड में यूज़ करती हूँ। जो हमारे रिस्ट बैंड होते हैं, सॉक्स होते हैं या फिर स्कूल के बेल्ट वगैरह होते हैं उसको आप ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। हैंडी हो जाएंगे, मिक्स नहीं होंगे दूसरे कपड़ों के साथ। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र मैंने घर के हर जगह पे यूज़ किया है कुछ स्टिच करके।
आज एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए, जब हम पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है कि मोस्टली हम बाहर का जब खाना खाते हैं तो स्टमक्स अपसेट हो जाता है ना। तो जब भी अगर आपको एडवांस में पता चल जाए कि आज शाम को या दोपहर में लंच के लिए बाहर जाना है, तो मेक श्योर कि आप सुबह ना कुछ हेल्दी खा के जाएं। मे बी स्प्राउट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। आप अपना देख लीजिए कि मतलब क्या ऐसा है कि जिसको आप खा के जाए ना तो बाहर का खाना आपको अफेक्ट ना करे। स्प्राउट ऐसी चीज़ है कि जब एक बार रेडी हो गई ना तो उसको आपको फ्रिज में रखना पड़ेगा, नहीं तो वो ज़्यादा उग के ना पूरा पेड़ ही ना बन जाए। तो मेरे फ्रिज में हमेशा ये रखा ही होता है। अब बाहर जा रहे हैं तो ऑब्वियसली घर का जो मिल्क है वो यूज़ नहीं होने वाला, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि जाने के पहले ही या तो उसको दही में कन्वर्ट मतलब जमा दूँ और या फिर खोया वगैरह कुछ बना लूँ। अब यहाँ पे मैंने एक बार बताया था कि अगर दूध फट जाता है तो आप उसका छेना निकाल के रख लीजिए, इससे मलाई केक बहुत अच्छा बनता है। तो आज मैं वही आपको बना के भी दिखा रही हूँ। तो ये जो फटे मिल्क का पनीर होता है ना, ये उतना स्ट्रांग नहीं होता जो ताज़े दूध का होता है, तो इसको आप ऐसे छेना बना लीजिए। इस रबड़ी की कंसिस्टेंसी में जब आ जाए मिल्क तो ये छेना उसी में मिक्स कर दीजिए। जितना आपने छेना डाला है उतना ही आप इसमें पीसी हुई शक्कर डाल दीजिए। इस छेने को छानने के बाद मैंने थोड़ा सा कढ़ाई में फ्राई किया था, हल्का सा ब्राउन होते तक। शक्कर डाल दीजिए, थोड़ा सा आप केसर डाल सकते हैं और इलायची। मैंने इनमें से कुछ भी नहीं डाला है। द लॉजिक इज़ मेरे बेटे को ना इलायची का टेस्ट पसंद है और ना केसर का कलर। अब ये जब पूरा जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है तो किसी भी ग्लास के बर्तन में आप नीचे घी की लाइनिंग लगा के इसको अच्छे से उसमें फिट कर दीजिए। मतलब जब आप साइड से देखेंगे ना तो बीच बीच में उसमें पोला ना हो, नहीं तो उसका शेप बिगड़ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ कि हल्का सा ऊपर से घी डाल के और किसी भी कटोरी के बेस से उसको अच्छे से प्रेस कर देती हूँ, जिससे वो नीचे तक अच्छे से जम जाता है और ऊपर भी चिकना हो जाता है। बाद में आप पलट के इसको कट कर लीजिए। देखिए, हमारे पास कुछ ऐसी ड्रेसेस होती हैं जिसकी ज़रा सी सिलाई उखड़ गई है और जिसकी वजह से हम उनको पहन नहीं पाते। ये वाली ड्रेस की बस साइड की जो रिबन थी वो निकल गई है, तो ऐसे रखे रखे यूज़ भी नहीं हो रही थी और डेली लग रहा था कि अरे। सेम वे एक ड्रेस थी, उसकी सलवार हल्की सी चिटक गई थी। अब दिक्कत ये है कि आप जो स्लिट वाली कुर्ती है उनके साथ ये पहनेंगे तो गड़बड़ घोटाला ना हो जाए। स्कूल यूनिफॉर्म की एक शर्ट ऑलमोस्ट 2 महीने से रखी थी, मैं उसको स्टिच नहीं कर पा रही थी। आप में से किसी ने मुझे आइडिया दिया कि उन्होंने बताया कि उनकी दादी जब कपड़े फोल्ड करने बैठती थी तो सुई धागा लेके बैठती थी और ज़रा सा भी कुछ दिखे बटन वगैरह तो तुरंत ठीक कर देती थी। यही आइडिया ना मैंने भी अभी अपनाया है। जैसे ही मैंने कपड़े निकाले फोल्ड कर रही थी, मैं मशीन रेडी करके वो फोल्ड कर रही थी। अब क्या हुआ कि जैसे जैसे मुझे कपड़े मिल रहे थे मैंने एक बैग में पहले से भी भर के रखा था और अब भी फोल्ड करते समय जो मिले वो भी, और इनको उसी के उसी समय ठीक कर दिया। जब आप कोई भी चीज़ करते हो ना और आपके पास अगर पेशेंस है, मतलब टाइम है बोलना चाहिए, पेशेंस तो हम रख ही लेंगे टाइम हो तो, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट करके करिए तो ना काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक ही कलर के धागे से लगभग सारी चीज़ें स्टिच की थी। सारे डार्क कलर के हैं तो मैंने थोड़ा डार्क कलर का ग्रे ब्राउन बोलिए, ब्लैक ही बोल दीजिए, उस धागे से किया है ना। अंदर की तरफ स्टिच है तो दिखेगा भी नहीं। लेकिन अगर फटती है तो उसका कोई इलाज नहीं होता, आप सिलोगे भी तो भी फट जाती है। तो एक मैंने नया इसका हैक निकाला है। जब आपकी लेगिन फट जाए तो उसको सीधे स्टिच मत कीजिए, उसको ना एक दूसरे के ऊपर हल्का सी इस तरह से ओवरलैप कीजिए और मशीन का जो जिग-जैग वाला पैटर्न होता है वो यूज़ कीजिए। उसमें भी 3 टाइप के होते हैं, तो जो मिडिल साइज़ का होता है वो स्ट्रेट वाला ना यूज़ करें। जब आप ओवरलैप करके सिलेंगे इसको तो काइंड ऑफ इंटरलॉक होगा और फिर वो अच्छे से स्टिच हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो वहाँ से फटी भी थी। इसको अगर मैं आपको सीधा करके दिखाऊं तो आप ये देखिए, इसको अच्छे से आयन कर देंगे ना तो वो नहीं पता चलता है। तो फेंकने के बजाय एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इस बैग में मैंने सारे कपड़े वो रखे थे जो मुझे स्टिच करना था। मशीन लगी ही है तो एक के एक मैं सारा सिलते जा रही हूँ। अब मैं सोफ़ा जो कवर है वो बेडशीट यूज़ करती हूँ। अब उसको बीच से आप कट करेंगे तो फोल्ड करके सिलना पड़ेगा, और अगर एग्जैक्ट साइज़ का है तो वो छोटा हो जाएगा। ऐसा ना हो, मतलब छोटा ना पड़े, तो आप अलग से इसमें कपड़ा लगा सकते हैं। क्योंकि ना अगर ये इसी तरह रहा है तो जैसे ही आप वॉश करोगे उसके धागे निकलना शुरू हो जाते हैं। मेरे पास ये एक पुरानी बेडशीट थी, ये भी लगभग साइड में वाइट कलर की है, तो उसी की मैंने पट्टियाँ काट के इसमें स्टिच करने का सोचा है।
तो ऑलमोस्ट 4 इंच की मैं पट्टी काटूंगी, लेकिन लेंथ कितनी चाहिए वो मैं इस सोफ़े कवर का मेज़रमेंट ले रही हूँ। कितनी लेंथ चाहिए और टोटल कितनी पट्टियाँ चाहिए पहले से मैंने मेज़र करके रख लिया है, ताकि मुझे बीच में और जॉइंट ना लगाना पड़े। आप जितने ज़्यादा जॉइंट लगाओगे उतने ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, फिर गुस्सा भी आता है कि अरे क्या कर रही हूँ मैं। तो व्हाट आई डिड कि मैंने प्रॉपर मेज़रमेंट लेके इसको उसी 4-4 इंच पे मार्क करके और पट्टियाँ कट कर ली हैं। एक साथ ही पट्टियाँ कट कर लेने से ना बार बार इसको अलाइन करो, कट करो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बस फिर उसके बाद एक एक आप स्टिच करते जाइए, काम बहुत जल्दी निपट जाता है। इसके जो धागे निकले हुए हैं वो मैंने पहले से नहीं काटे हैं, पहले मैंने स्टिच कर लिया है और फिर बाद में उसके धागे काटे हैं। लॉजिक ये है कि आप धागा काट दोगे ना तो सिलते समय वापस दूसरे धागे निकल जाएंगे। इसको सीधा करके एक बार और उसी के ऊपर अगर आप मशीन चला देंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब आप सोफ़ा कवर लगाओगे अंदर से खींचोगे भी ना तो ये अलग से नहीं निकलेगा। स्टिच करते समय एक छोटा सा बॉक्स काइंड ऑफ डस्टबिन ज़रूर रखिए, ताकि आप धागा काट के उसी में डालते जाइए। नहीं तो ये छोटे छोटे धागे पूरे घर में फैलते हैं और दूसरे कपड़ों के साथ भी चिपक जाते हैं, काम ही बढ़ जाता है। तो ये छोटी छोटे हैक्स आपके बहुत काम आएंगे। दिवाली की सफाई ना, जैसा मैंने बोला कि आप छोटे छोटे पार्ट में कीजिए। आज बालकनी के कुछ जो ड्राई प्लांट थे वो मैंने कट करके हस्बैंड से निकलवा लिए। क्लीनिंग का काम रह जाएगा तो मैं आसानी से कर लूँगी, क्योंकि कट करने के लिए ना जो वो स्टूल यूज़ करते हैं शायद मुझे यूज़ करना नहीं आता, मैं हर बार कहीं ना कहीं चोट लगवा ही लेती हूँ। इसी तरह जो फ्रिज है उसको मैंने हस्बैंड से बाहर खिसकवा लिया था, क्योंकि छिपकली से डर लगता है मुझे, तो वहाँ एक दो रहती ही हैं, तो बेटर कि वो खींच के साइड कर दें। सब्जियां धो के मैंने बाहर ही रखी थी, उसके पहले ही अगर आप फ्रिज क्लीन कर लेंगे खिसका के तो हैवी नहीं होगा। जहाँ भी आपको लगता है छिपकली आती है, फिनाइल की गोलियां डाल दीजिए, मैंने नोटिस किया है कि वो कम हो जाती हैं। लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था कि टंकी में ऑलमोस्ट राइस ख़त्म होने वाला था, तो मैंने दूसरा फिल नहीं किया, क्योंकि मैं इसको धोने के बाद ही दूसरा फिल करती हूँ। अब देखिए, मैंने सामने राइस इसीलिए रखा था कि मुझे ऑल ऑफ सडन ऐसे पीछे से पूरा सामान निकाल के पलटना ना पड़े। तो यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा राइस कम पड़ा, मैंने इसी से निकाल दिया। इसको भरूंगी नहीं, काउंटर टॉप पे रख दूंगी। टंकी को वॉश करके ड्राई करके शाम तक वो राइस इसमें भर दूंगी। अब क्या होता है कि अगर आप इसको धोंगे नहीं, इवन टंकी साफ़ है, तो इसमें कीड़े जल्दी लगने के चांस होते हैं। सेम वे थोड़ी सी दाल बची हुई थी इस पॉलीथीन में, तो उसको भी मैंने बाहर ही रखा था। 2 दिन यूज़ करने के बाद ये बॉटल खाली हो गई, तो आप इसको फिल कर सकते हैं। कहने के लिए छोटी बातें हैं, लेकिन आपके बहुत बड़े काम को ना कम कर देते हैं। अगर इसको मैंने कंटेनर में डाल दिया होता, मतलब टंकी में जहाँ मैं सारे स्टोर करती हूँ, तो सारा सामान पलटो फिर निकालो, तो ये काम बढ़ जाता। सारे कपड़े स्टिच हो चुके हैं, तो बस ये बैग खाली हो गया है, इसको फोल्ड करके रख दूंगी। दूसरा कुछ आता है तो इसी में रख दूंगी, तो काम आसान हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। होप आज का वीडियो आपको कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगा। टेक केयर एंड बाय बाय।